कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर का सिंहासन पांडवों के अधीन आ चुका था, लेकिन राजमहल की चमक दमक के बीच द्रौपदी के मन में एक अलग ही हलचल थी। उसका जीवन राजमहल में एक रानी के रूप में तो था, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी उसे चैन नहीं लेने देती थी। युद्ध ने सब कुछ बदल दिया था। रिश्ते, सम्मान और सत्ता, सब पर सवाल उठ चुके थे। लेकिन द्रौपदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने भीतर के अधूरे सपनों और प्रतिज्ञाओं को पूरा करना। एक दिन हस्तिनापुर के महल में सभी सभा के लिए इकट्ठा हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सिंहासन के पास खड़े थे। सभा का विषय राज्य का विस्तार और उसके प्रशासन से जुड़ा हुआ था। सभा में विचार विमर्श चल ही रहा था कि अचानक द्रौपदी ने अपना पक्ष रखने की अनुमति मांगी। यह असामान्य था, क्योंकि महिलाओं का सभा में बोलना आम बात नहीं थी। लेकिन द्रौपदी वह महिला थी जिसने कभी समाज के बंधनों को अपने साहस के आगे झुकने नहीं दिया। मुझे कुछ कहना है, उसने आत्मविश्वास से कहा। युधिष्ठिर ने सिर हिलाकर उसे अनुमति दी। महानुभावों, द्रौपदी ने कहना शुरू किया, युद्ध में हमने केवल अपनी भूमि और सम्मान को ही नहीं खोया, बल्कि हमने उन लोगों का विश्वास भी खो दिया जिनके लिए हम यह युद्ध लड़े। हमारे राज्य के कई लोग अब भी गरीबी, असुरक्षा और अन्याय का सामना कर रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि हम इस युद्ध के बाद अपने राज्य के लोगों के लिए न्याय और विकास सुनिश्चित करें। सभा में सन्नाटा छा गया। यह पहली बार था जब किसी ने राजमहल के बाहर की दुनिया के बारे में बात की थी। सभा समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी से बातचीत की। भाभी, आपकी बात में सच्चाई है, युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन राज्य का प्रशासन इतना आसान नहीं है। युद्ध के बाद हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। द्रौपदी ने जवाब दिया, अगर हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं, तो हर समस्या का समाधान संभव है। हमें अपने राज्य के लोगों से जुड़ना होगा, उनकी परेशानियों को समझना होगा। भीम, जो हमेशा द्रौपदी के पक्ष में खड़ा रहता था, बोला, मैं भाभी का समर्थन करता हूं। हमें अब केवल राजा नहीं, बल्कि सेवक बनकर सोचना होगा। द्रौपदी ने अगले कुछ दिनों में एक योजना तैयार की। वह अपने महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह लोगों की समस्याओं को नजदीक से समझे। युधिष्ठिर को यह विचार अनूठा लगा। उन्होंने उसे अनुमति दी, लेकिन साथ ही अर्जुन और सहदेव को भी उसके साथ भेजा ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। द्रौपदी ने अपने सफर की शुरुआत हस्तिनापुर के पास के गांवों से की। वह एक साधारण वेशभूषा में थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। गांवों में उसने देखा कि लोग अब भी युद्ध की तबाही से उबरने की कोशिश कर रहे थे। खेत सूखे पड़े थे और व्यापारी अपने सामान की सही कीमत नहीं पा रहे थे। एक बूढ़ी महिला ने उसे बताया, रानी, युद्ध में हमारे घर के सभी पुरुष चले गए, कुछ लौटे ही नहीं। अब हमारे पास न खेत जोतने की ताकत है और न ही अपने बच्चों को खिलाने का साधन। द्रौपदी का दिल पसीज गया। उसने उस महिला को गले लगाते हुए कहा, मैं वादा करती हूं, इन हालातों को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। रास्ते में अर्जुन ने द्रौपदी से पूछा, पंचाली, यह सब करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। राज्य के लोग हमें युद्ध में विजयी समझते हैं, लेकिन उनके दिलों में अब भी शंका है। क्या तुम यह सब सह सकोगी? द्रौपदी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, अर्जुन, मैंने हमेशा अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया है। अगर हम खुद को राजा मानते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रजा का दुख भी समझें। द्रौपदी ने फैसला किया कि वह न केवल समस्याओं को समझेगी, बल्कि उनके समाधान के लिए कार्य भी करेगी। उसने गांवों में शिक्षा, कृषि सुधार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। उसका उद्देश्य केवल यह नहीं था कि वह राज्य को समृद्ध बनाए, बल्कि यह भी था कि वह यह दिखा सके कि एक रानी केवल महल की शोभा नहीं होती, बल्कि वह अपने राज्य की मां होती है। द्रौपदी के प्रयासों ने हस्तिनापुर के गांवों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। उसके सुझाव और योजनाएं धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी थीं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर चुनौतियां थीं। समाज की रूढ़िवादी सोच, प्राकृतिक आपदाएं और कुछ विद्रोही ताकतें। गांवों का दौरा करते हुए द्रौपदी और अर्जुन एक ऐसे गांव पहुंचे
जहां लोग खुलेआम पांडवों के खिलाफ बोल रहे थे। गांव के मुखिया ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उनकी आंखों में संदेह झलक रहा था। राजा युधिष्ठिर ने यह युद्ध क्यों किया? मुखिया ने सीधे सवाल किया। क्या हमें इस युद्ध से कुछ मिला? हमारे घर उजड़ गए, हमारे बेटे लौटकर नहीं आए। क्या आपके राजमहल में हमारी यह आवाज सुनाई देती है? द्रौपदी ने शांत स्वर में उत्तर दिया। हमारी लड़ाई केवल सिंहासन के लिए नहीं थी, यह लड़ाई अधर्म के खिलाफ धर्म की थी। लेकिन मैं यह स्वीकार करती हूं कि उस युद्ध ने आप सबको गहरे घाव दिए हैं, इसलिए मैं यहां आई हूं ताकि इन घावों को भरने के लिए कुछ कर सकूं। आपके शब्द तो अच्छे हैं रानी, मुखिया ने कहा, लेकिन क्या वादे निभाए भी जाएंगे? द्रौपदी ने विश्वास के साथ उत्तर दिया। मेरा वादा केवल शब्द नहीं है, मैं इसे सच करके दिखाऊंगी। उस गांव में द्रौपदी ने सबसे पहले महिलाओं से बातचीत शुरू की। उसने उनसे पूछा, आपके पास क्या कौशल है? क्या आप कुछ ऐसा करती हैं जो आपके परिवार की मदद कर सके? महिलाओं ने जवाब दिया कि वे हाथ से कशीदाकारी और मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण हैं, लेकिन उन्हें अपने सामान को बाजार तक ले जाने का साधन नहीं था। द्रौपदी ने तुरंत योजना बनाई। उसने अर्जुन और सहदेव की मदद से गांव में एक छोटा सा व्यापार केंद्र बनवाया। वहां महिलाएं अपने बनाए सामान बेच सकती थीं और उनके लिए पास के शहरों तक सामान ले जाने की व्यवस्था भी की गई। धीरे धीरे उस गांव के हालात बदलने लगे। महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगीं और लोगों में पांडवों के प्रति भरोसा लौटने लगा। लेकिन हर सफलता के साथ नई चुनौती सामने आती थी। पास के एक और गांव में एक विद्रोही नेता, जो युद्ध के बाद से पांडवों का विरोध कर रहा था, द्रौपदी के काम को रोकने की कोशिश कर रहा था। उस नेता का नाम कर्णेश था। वह कहता था, यह सब दिखावा है, महल के लोग केवल अपनी छवि सुधारने के लिए यही सब कर रहे हैं। जब द्रौपदी को यह खबर मिली तो उसने खुद कर्णेश से मिलने का फैसला किया। अर्जुन और सहदेव ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, अगर मैं खुद को उनकी मां कहती हूं तो मुझे उनके गुस्से का सामना करने से डर नहीं होना चाहिए। कर्णेश और द्रौपदी के बीच मुलाकात एक शांत मैदान में हुई। कर्णेश ने तीखे स्वर में कहा, रानी द्रौपदी, आपको यहां आने की क्या जरूरत थी? क्या आप सोचती हैं कि कुछ योजनाओं से आप युद्ध की बर्बादी को छुपा सकती हैं? द्रौपदी ने विनम्रता से उत्तर दिया, कर्णेश, मैं यहां छुपाने नहीं बल्कि सुधारने आई हूं। मैं जानती हूं कि युद्ध ने आपको और आपके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। कर्णेश हंसते हुए बोला, आपके शब्द प्रभावशाली हैं, लेकिन मेरा विश्वास नहीं। द्रौपदी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अगर मैं तुम्हें इस बात का सबूत दूं कि मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारी मदद करना है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? कर्णेश ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम्हारी योजना मेरे गांव की स्थिति बदल सकती है तो मैं तुम्हारा विरोध बंद कर दूंगा। द्रौपदी ने तुरंत काम शुरू किया। उसने कर्णेश के गांव में जल संकट को हल करने के लिए एक तालाब खुदवाने की योजना बनाई। पांडवों ने अपने संसाधन और श्रम प्रदान किया, लेकिन द्रौपदी ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव के लोग इस काम में शामिल हों। कई हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद वह तालाब बनकर तैयार हुआ। बारिश के पानी से भरते ही वह तालाब पूरे गांव के लिए जीवन का नया स्रोत बन गया। कर्णेश ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने द्रौपदी से कहा, मैं गलत था। आपने जो किया वह केवल एक सच्चा नेता ही कर सकता है। मैं अब आपका विरोध नहीं करूंगा। द्रौपदी के प्रयासों ने धीरे धीरे राज्य के लोगों का दिल जीत लिया। वह न केवल एक रानी थी, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक मां और एक प्रेरणा बन चुकी थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। द्रौपदी की यह यात्रा और भी बड़ी चुनौतियों और बदलावों की ओर ले जाएगी। क्या वह अपने सपनों को पूरी तरह से साकार कर पाएगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।